पीएम मोदी आज महिलाओं पर वेबिनार का करेंगे संबोधन। सतत विकास पर होगा मंथन। पीएम मोदी आज एनपीडीआरआर के तीसरे सत्र का करेंगे उद्घाटन। पुरस्कार विजेताओं को भी करेंगे सम्मानित। आपदा प्रबंधन से जुड़े खास मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली बिहार में लालू के परिवार से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। जमीन के बदले नौकरी मामले में कार्रवाई। मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुनवाई। ईडी सिसोदिया को कोर्ट में करेगी पेश। कल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए थे मनीष सिसोदिया। केंद्र सरकार के खिलाफ आज विपक्षी दलों का धरना प्रदर्शन। महिला आरक्षण विंग को लेकर 18 दल हो रहे शामिल। और दिल्ली, पंजाब, बिहार समेत कई राज्यों में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईडी के दुरुपयोग के आरोप पर जवाब देगी बीजेपी। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एक बाइक को कार ने टक्कर मार दी है। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है। दिग्विजय सिंह नाम बताया जा रहा है। इलाज जारी है। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, घायल को खुद दिग्विजय सिंह की कार ने बाइक को टक्कर मारी है। घायल को खुद अस्पताल लेकर पहुंचे दिग्विजय सिंह। बाइक सवार युवक को सिर में गंभीर चोटें आई हैं। दिग्विजय सिंह की कार ने बाइक को टक्कर मारी, जिसके चलते ये शख्स घायल हुआ। हालांकि इसे दिग्विजय सिंह ने ही अस्पताल पहुंचाया। इलाज जारी है। गंभीर स्थिति बताई जा रही है। तो इस हादसे में बाइक सवार युवक को सिर में गंभीर चोटें आई हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, बाइक सवार युवक का इलाज जारी है। जिससे टक्कर हुई वो दिग्विजय सिंह की कार थी। कार और बाइक की टक्कर के चलते ये हादसा हुआ। एक युवक के सिर में गंभीर चोटें। हालांकि दिग्विजय सिंह ने ही इस युवक को अस्पताल पहुंचाया। इलाज जारी है। बढ़ते आगे, दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का धरना प्रदर्शन जारी है। महिला आरक्षण बिल को लेकर जंतर मंतर पर विपक्षी दल जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन में 18 दल शामिल हो रहे हैं। तेलंगाना के सीएम की बेटी कविता इसकी अगुवाई कर रही है। मंच पर पहुंची बीआरएस नेता और सीएम केसीआर की बेटी कविता प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आ रही है। 18 से ज्यादा पार्टियों के सदस्य इसमें शामिल हो रहे हैं इस प्रदर्शन में। तो महिला आरक्षण को लेकर कविता की भूख हड़ताल और 18 से ज्यादा पार्टियों के सदस्य इसमें शामिल हो रहे हैं इस प्रदर्शन में। तो भूख हड़ताल के जरिए अपनी मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर तेज होते नजर आ रहे हैं। महिला आरक्षण की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है और इस प्रदर्शन में 18 दल शामिल हो रहे हैं। तो तेलंगाना के सीएम की बेटी इस पूरे प्रदर्शन की अगुवाई कर रही है। भूख हड़ताल के जरिए महिला आरक्षण की मांग।
तो आपको बता दें, महिला आरक्षण की मांग को लेकर लगातार जो विरोधी दल हैं, विपक्षी दल हैं, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और इसका प्रतिनिधित्व कविता कर रही हैं, जो भूख हड़ताल के जरिए इस आरक्षण की मांग कर रही हैं। साथ ही आपको बता दें, 18 दल इस प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे और इस मांग को लेकर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं ये प्रदर्शनकारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जंतर मंतर से, जहां पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, कुलदीप भरत हैं। दिल्ली से संवाददाता मानव कश्यप हैं जंतर मंतर से। मानव, आपके पास आएंगे, क्या कुछ देखने को मिल रहा है जिस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर मांग उग्र होती नजर आ रही है? मानव, अनम्यूट करिएगा। मानव, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा से आपके पास वापस लौटेंगे। कुलदीप, आपके पास आएंगे। लगातार देखा जाए तो महिला आरक्षण को लेकर मांग की जा रही है, 18 दल इसमें शिरकत कर रहे हैं, इस मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्या कुछ जानकारी है इस संबंध में? देखिए, भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की जो नेता है के कविता, उन्होंने आज महिला आरक्षण को लेकर एक प्रदर्शन कर रही है, जिसमें आपको मैं बता दें कि कल ही शराब घोटाले में कल ईडी ने इनको सम्मन जारी किया था, जिसको लेकर इन्होंने कहा था कि वो 11 मार्च को पेश होने के लिए, जिसको लेकर ईडी मान गई थी, क्योंकि उन्होंने 10 मार्च को अनशन की घोषणा की थी। कविता है, उन्होंने आज शक्ति प्रदर्शन कर रही है और उनकी जो विपक्ष के कम से कम 16 दल इस समय शामिल हो चुके हैं। और वही जो कविता है, मंच से संबोधित करते हुए कहा कि अभी 500-600 लोग आए, लेकिन यहाँ पे लोगों की तादाद बढ़ेगी और कम से कम 6000 लोग पहुंचेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा, जो मंच से उन्होंने सवाल कहा कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में होना है, और भाजपा के सवाल उठाते उन्होंने कहा कि भाजपा की कार्यशैली यह रही है कि जहां भी चुनाव होते हैं वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले ईडी और सीबीआई पहुंच जाती है। तो साफ तौर पर यह भी जाहिर हो है कि महिला आरक्षण की आड़ के अंदर विपक्ष अपनी शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। जी कुलदीप, अगर देखा जाए तो महिला आरक्षण को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ। अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आती है तो क्या ये जो प्रदर्शन है और उग्र होता नजर आएगा? क्या कुछ रणनीति रहने वाली है इस प्रदर्शन की? क्या जानकारी है? देखिए, फिलहाल तो जो अनशन, आज जो धरना प्रदर्शन दिया गया था, वो आज एक दिन का बुलाया गया था, क्योंकि इसमें अभी तक केंद्र ने किसी भी तरह के हस्तक्षेप नहीं किया है, क्योंकि महिला आरक्षण की आड़ के अंदर बीजेपी का यही कहना है कि महिला आरक्षण के अंदर आड़ के अंदर जितने विपक्षी दल है वो कहीं ना कहीं जो भाजपा की लहर और उसके जो बढ़ता प्यार है लोगों के प्रति, उसको रोकना चाहते हैं। इसको लेकर महिला आरक्षण की आड़ के अंदर ये लोग आज शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम दलों ने इनकी, जिस तरह सीताराम येचुरी है, जो भी वो भी मंच पे पहुंच चुके हैं। कई तरह के जो नेता है, बड़े विपक्षी दल है, सीपीआई के, सीपीएम के, समाजवादी पार्टी है और आरजेडी, कई तमाम बड़े राजनीतिक दल यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि मंच पे अभी फिलहाल जो बताना चाहूँ, राष्ट्रगान से मंच को पहले राष्ट्रगान किया गया, उसके बाद जो बीआरएस की नेता है कविता, उन्होंने संबोधित किया मंच को, और सारे जो जितनी भी विपक्षी शक्तियां उनको एक साथ आने के, मोदी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए वो इकट्ठा कर रही है। लेकिन यहाँ पे अभी तक कहीं भी महिला आरक्षण को लेकर किसी भी तरह की बात अभी तक सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए मानो तो ये जो दल हैं इस महिला आरक्षण को लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन एकजुट नजर आ रहे हैं, तो ये एकजुटता कितनी भारी पड़ने वाली है? देखिए, जैसा कि शुरुआती तौर में भी अब देखना जाए, बंगाल के अंदर भी ममता बनर्जी ने इसी तरह के विपक्ष को एकजुटता होने के लिए वहां पर उनको न्योता दिया था, जिसमें तमाम राजनीतिक दल पहुंचे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है, इसके अंदर कई नेता ऐसा है जो, जैसे नीतीश जी हैं, उनके किसी दूसरे नेता से नहीं बनती। वही लालू प्रसाद हो गए तो उनके दूसरे व्यक्ति को उनको पसंद नहीं है। वही ममता बनर्जी है जो उनको केजरीवाल पसंद नहीं है। तो इस तरह की कई आपस में इनके जो मनमुटाव है, जिसके चलते लोग एक साथ इकट्ठा तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मनमुटाव के कारण ये जो अपना शक्ति प्रदर्शन है वो फीका साबित होता नजर आता है, और बीजेपी इसी चीज का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं वो आगे निकलती जा रही है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए, वापस लौटेंगे आपके पास और अपडेट लेंगे। अगर देखा जाए तो महिला आरक्षण की मांग को लेकर जो है प्रदर्शन तेज होता नजर आ रहा है। तेलंगाना के सीएम की बेटी कविता की अगुवाई में प्रदर्शन किया जा रहा है, भूख हड़ताल की जाएगी। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी अगर केंद्र सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन है महिला आरक्षण की मांग को लेकर?
अगर इस पर कोई संशोधन, इस पर कोई प्रतिक्रिया केंद्र सरकार की निकलकर सामने नहीं आती है तो क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, आगे इस प्रदर्शन का जो रुख है वो क्या कुछ रहेगा, इस बात पर भी निगाहें हैं। साथ ही मानव कश्यप हमारे संवाददाता जंतर मंतर से जुड़े हुए हैं। मानव कश्यप, अगर देखा जाए तो प्रदर्शन का क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? क्या जो दल हैं राजनीतिक, उनके अलावा भी जो महिलाएं हैं इसमें भागीदारी कर रही हैं, क्योंकि महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष ये प्रदर्शन कर रहा है? जी मैम, आपको बता दें कि जितनी भी मैं तमाम यहाँ पर महिलाओं से बात कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर ये जाहिर कर दिया कि उनको जो ये कविता है उनके समर्थन में वो पूर्ण रूप से यहाँ पर नजर आ रही है। जी, साथ ही इस प्रदर्शन को लेकर प्रशासनिक अमले की क्या कुछ मुस्तैदी नजर आ रही है? मानव, इस प्रदर्शन को देखते हुए, क्योंकि 16 से 18 राजनीतिक दलों की एकजुटता यहां पर नजर आएगी, इसको लेकर ये प्रदर्शन जाहिर सी बात है महिला आरक्षण को लेकर उग्र होता नजर आ रहा है। क्या इसको लेकर कुछ प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजामात किए गए हैं? जी जी जी, मैं आपको बता दें कि तमाम दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है और सीआरपीएफ के जवान भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आपको दिखाना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर दिखाए कि सीआरपीएफ के जवान से लेकर दिल्ली पुलिस के जवान को यहाँ पर लगातार तैनात है। सबसे तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है जिससे कोई भी दुर्घटना होने से बची जा सके। जी शुक्रिया मानव, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। साथ ही कुलदीप भरत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर महिला आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल की जा रही है और करीब 18 दल, राजनीतिक दल इसको लेकर हिस्सेदारी करेंगे और क्या कुछ आगे रहने वाला है केंद्र सरकार की तरफ से, क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है विपक्ष के इस मांग को लेकर, ये भी देखने वाली बात है। बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान आज से शुरुआत होगी। इसकी निकाय चुनाव अप्रैल मई में होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने नए सिरे से तैयारियों में पूरी तरीके से जुटा हुआ नजर आ रहा है। 11 से 17 मार्च तक प्राप्त किए जाएंगे। साथ ही दावा व आपत्तियां, आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा, 1 अप्रैल को होगा। ओबीसी आयोग ने सीएम योगी को एक रिपोर्ट सौंपी है, तो 350 पेज की ये रिपोर्ट होगी। आज कैबिनेट बैठक में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। निकाय चुनाव को लेकर एक तेजी भी नजर आ रही है। 350 पेज की ये रिपोर्ट होगी जो कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी। लखनऊ से बड़ी खबर, तो आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन भी होगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 1 अप्रैल को होगा। साथ ही ओबीसी आयोग ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक रिपोर्ट सौंपी है, 350 पेज की रिपोर्ट सौंपी है। तो अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 1 अप्रैल को किया जाएगा। ओबीसी आयोग ने सीएम योगी आदित्यनाथ को ये रिपोर्ट सौंपी है। बड़ी खबर के तौर पर इसे देखा जा सकता है, जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर शासन स्तर पर तैयारियां तेज होती नजर आ रही हैं। बढ़ते आगे, दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी ने मनीष सिसोदिया के रिमांड मांगी है। ईडी ने 10 दिन कोर्ट से सिसोदिया की रिमांड मांगी है। मनीष सिसोदिया को कोर्ट में 2 बजे पेश किया जाएगा। आज सुनवाई होगी। कल
जिस तरीके से गिरफ्तारी के बाद आज सुनवाई 2 बजे राउस एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी होगी। बड़ी खबर, इस पेशी के दौरान क्या कुछ तस्वीर रहने वाली है, क्योंकि ईडी जिस तरीके से कड़ाई से पूछताछ और इसके बाद ईडी की गिरफ्तारी से जो मनीष सिसोदिया की मुश्किलें हैं वो जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो आज जमानत पर सुनवाई होगी। तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जिस तरीके से कल ईडी ने गिरफ्तार किया मनीष सिसोदिया से दूसरी बार पूछताछ करने के लिए तिहाड़ जेल पहुंची, कड़ाई से पूछताछ और इसके बाद गिरफ्तारी और आज पेशी है। पेशी के बाद क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है। तो ईडी ने 10 दिन कोर्ट से रिमांड भी मांगी है। 2 बजे पेश किया जाएगा मनीष सिसोदिया को कोर्ट में। राउस एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी होगी। तो 8 घंटे की कल कड़ी पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया था ईडी ने। एजेंसी ने उनकी औपचारिक गिरफ्तारी की। सिसोदिया जेल में ही रहेंगे और आज पेशी है। प्रवेश शर्मा ऐसी खबर पर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस संबंध में, जिस तरीके से देखा जाए ईडी की गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में पेशी होनी है मनीष सिसोदिया की? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मनीष सिसोदिया की पेशी को लेकर दिल्ली पुलिस ने पूरी कमर कसी हुई है, बैरिकेडिंग की हुई है, भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। और दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं कि पेशी में आज जो है जो जमानत के लिए जो अर्जी लगी थी उसको लेकर मनीष सिसोदिया की पेशी होनी है। और मनीष सिसोदिया को जमानत लेने के लिए याचिका दायर की हुई है। उनके वकीलों की मांग है कि मनीष सिसोदिया के पेशेवर क्रिमिनल नहीं है, उनको जो है रियायत मिलनी चाहिए, उनको जमानत दे देनी चाहिए। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि कल ईडी ने गिरफ्तारी करनी है मनीष सिसोदिया की, तो उसे देखते हुए आज मनीष सिसोदिया की जो है जमानत मिल पाना मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद वो कस्टडी में चल रहे थे और 20 मार्च तक के लिए वो उनको तिहाड़ जेल में रहना था। लेकिन कल ईडी ने जांच कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, तो उनकी संभावना फिलहाल अभी जो है कम लगती नजर आ रही है। दूसरा मैं बता दूं, मनीष सिसोदिया की पेशी को लेकर आप देखेंगे तो भारी संख्या में पुलिस बल है, बैरिकेडिंग है, पूरी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। मनीष सिसोदिया 2 बजे के आसपास इसी रोड से होते हुए राउस एवेन्यू कोर्ट में पहुंचेंगे। जी, तो क्या कुछ आसार नजर आ रहे हैं जिस तरीके से 2 बजे सुनवाई होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं मनीष सिसोदिया की, तो क्या लगता है और ये मुश्किलें बढ़ने वाली हैं अब? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अभी बढ़ती ही नजर आ रही है, क्योंकि वो सीबीआई की कस्टडी से अभी फिलहाल रियायत नहीं ले पाए थे और अभी ईडी ने कल उनको गिरफ्तार करके उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। ईडी और सीबीआई दोनों का शिकंजा मनीष सिसोदिया पे कसने के कारण उनको कोर्ट से फिलहाल रियायत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है अगर माहौल की बात करें तो आज पेशी होनी है 2 बजे कोर्ट के बाहर। क्या कुछ प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है, क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं देखिए इस बात के लिए तो मैं आपको जो है कहने से ज्यादा आपको दिखाता हूं कि आप खुद देखेंगे कितनी भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है और मनीष सिसोदिया के लिए जो यहाँ पर पूरा इंतजाम किया गया है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस पूरा एक तरीके का रिहर्सल कर रही है, क्योंकि थोड़ी देर में जब 2 बजेंगे तो मनीष सिसोदिया इसी रोड से गुजरेंगे, तो जिसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तैयारियां कर रही है कि अगर मनीष सिसोदिया की गाड़ी इसी रास्ते से आती है और इस तरफ जाती है तो सभी को जो है उनकी ड्यूटी का कार्यभार दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि उनको समझाया जा रहा है कि आप इस तरफ रहेंगे या ऐसे रहेंगे, और भारी संख्या में महिला पुलिस बल भी मौजूद है। कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कोई हंगामा करें या प्रोटेस्ट करें या मैं ये कहूं कि वो किसी भी प्रकार का कोई असुविधा लाने की कोशिश करें। उसको लेकर
दिल्ली पुलिस अपनी कमर कसे हुए है। जी बिल्कुल प्रवेश, देखा जाए तो ईडी बार बार रिमांड की मांग कर रही है। बावजूद इसके लगातार कल भी 8 घंटे तक पूछताछ की, इसके बाद गिरफ्तारी और इसके बाद आज पेशी है। तो ये रिमांड के बाद भी एक सेटिस्फेक्शन नजर नहीं आ रहा है, क्या वजह मानी जाए इसकी? जी देखा जाए तो सीबीआई ने भी यही दलील दी थी कि मनीष सिसोदिया जो है जो संतुष्ट जवाब होते हैं वो नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ ईडी का भी यही कहना है कि जब पूछताछ की जा रही है तो जो जवाब है मनीष सिसोदिया से जो जवाब मिल रहे हैं वो संतोषजनक नहीं है। उनका जो जवाब है थोड़ा सा मतलब ये या यूं कहें कि वो घुमा रहे हैं या ये कहें कि कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दलीलें सीबीआई ने भी दी थी और ईडी ने भी दी थी। इसी वजह से उनकी कस्टडी बढ़ी थी और इसी कारण मनीष सिसोदिया को ईडी ने भी गिरफ्तार किया है। जी शुक्रिया प्रवेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर आज 2 बजे पेशी होनी है और क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आएगी, और दूसरी तरफ कोर्ट के बाहर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद कर दी गई है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज 2 बजे पेशी होगी और पेशी के बाद क्या कुछ मुश्किलें कम होती हैं सिसोदिया की या बढ़ती नजर आती हैं, इस बात पर सभी की निगाहें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं सुबह से बागो थाने के आवासीय परिसर में एएसआई की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। हत्या की आशंका जताई जा रही है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मृतक एएसआई का नाम नरेंद्र सिंह बताया जा रहा है। पुलिस महकमे में इस वाकये से हड़कंप मचा है। थाने को हालांकि सील भी किया गया है। शरीर में चोट के निशान मिले हैं। तो बागो थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। और चंद्र कुमार सीरियस इसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता। चंद्र कुमार, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस संबंध में? अनम्यूट करिएगा। जी मैं बताना चाहूंगा कि नरेंद्र सिंह परिहार जो है बांगो थाना में जो प्रदर्शन से बहुत ही मिलनसार एएसआई थे। उनका जो बहुत ही मिलनसार थे, बहुत ही मृदुभाषा थे और लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय थे और उनकी जो कार्यशैली थी बहुत अच्छी थी। और बताया ये भी जा रहा है कि वो बांगो थाना में उनकी जो रात्रि गश्त में लगी हुई थी, लेकिन किसी कारणवश जो है रात में उनको फोन आया तो जो है या उनका तबियत नासाज रहा हो, लेकिन वो रात्रि गश्त में नहीं गए। और सुबह टाइम देखा गया कि उनके जो सहकर्मी थे जो मॉर्निंग वॉक में जो रोजाना जाते थे तो उनको आवाज लगाए। जब दरवाजा नहीं खुली तब देखे कि जो है दरवाजे पे किसी हथौड़े या टांगी नुमा जो उनका जो पासा होता है उसका चोट का निशान देखे। दरवाजे पे खून का निशान था, जिस पर उनके सहकर्मी जो अंदर गए। अंदर जाने के बाद देखे कि उनकी जो है शरीर जो है मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और नीचे में जो बेड के नीचे में जो पूरी जो है ब्लड गिरी हुई थी और गले पे और हाथ पे जो है। फिलहाल देखा जाए तो हत्या की आशंका जताई जा रही है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है। क्या कुछ सुराग लग पाया कि आखिर किस वजह से वजह साफ होती नजर आ रही है कि ये हत्या की गई है? क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से ये हत्या करने वाला कौन शख्स है? कुछ हाथ लग पाया? जी मैं बताना चाहूंगा कि मौके पे फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और पूर्व जिला एसपी जो है यहाँ मौके पर पहुंचे हुए थे। साथ में पूरे पुलिस मकाम में पहुंची हुई है और अलग अलग टीम बना करके जो है मौके पे जो है एक एक चीजों को नजर लगाई हुई है, सारी चीजों को देख रहे हैं और टीम बनाकर टीम गठित करके जो है अलग अलग दिशाओं पे जो है पुलिस जो है निकल चुकी है। और अभी तक देखा जाए तो ऐसा कोई क्लू अभी नहीं मिली है, लेकिन क्या है पुलिस अपनी पूरी महकमा के साथ जो है लगी हुई है कि अपराधी जो भी हो उनको धर दबोचने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हर संभव प्रयास प्रशासनिक अमले की तरफ से बावजूद इसके कहीं न कहीं इस तरीके के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से हालांकि शरीर पर चोट के निशान मिले हैं और इससे ये माना जा रहा है कि हत्या की गई है। हालांकि फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बढ़ते आगे, प्रयागराज से बड़ी खबर। अतीक के नाबालिग बेटों की हिरासत का यह मामला है। मामले में सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी आज। धूमनगंज थाने की पुलिस ने जवाब दिया था। शाइस्ता अपने नाबालिग बेटों को लेकर एक याचिका दाखिल की थी। बाल सुधार गृह में न पाए जाने पर कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई थी। तो इसी पर सुनवाई
और इसी खबर पर संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राहुल, अब एक बार फिर से सीजीएम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। बाल सुधार गृह में जो ये बेटे थे शाइस्ता के ना मिलने की वजह से ये याचिका दाखिल की गई थी, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस संबंध में? जी आपसे बता दें, आज सबसे बड़ी खबर प्रयागराज की सबसे बड़ी खबर है और यही देखने के लिए आज जो जनता लड़ाई था कि ये सीजीएम कोर्ट में तो शाइजा बेगम ने दाखिल करी है कि मेरे 2 बेटों को पुलिस ने वो गायब कर दिया है, जो कि पुलिस कहती है कि हम वहाँ सुधारालय में जो बालिका सुधारालय होता है वहां भेजे हुए हैं और वो इसी याचिका को लेकर कोर्ट में दाखिल कर चुकी हैं। और आज लमसम आपसे बता दें 1 से 2 बजे कोर्ट बैठेगी और उसी की सुनवाई होनी है। और उसी पे आपसे बता दें पुलिस प्रशासन जो है चारों तरफ से अपनी छावनी बनाकर देख भी रही है कि कहीं न कहीं ये हमारे ऊपर कहीं दाग लगा रही है, सही है कि गलत है। पुलिस ये बता नहीं रही है कि कहाँ पे है कहाँ नहीं है। और वो ये जो आरोप लगा रही है उसकी शाइजा बेगम लगा रही है कि मेरे बच्चों को पुलिस ने गायब कर दिया है। इसी देखते हुए उन्होंने याचिका दाखिल करी थी और आज याचिका पे सुनवाई होनी है और सुनवाई होने पर देखा क्या होता है आगे चल के। जी बिल्कुल, इस सुनवाई में क्या फैसला किसके पक्ष में निकलकर सामने आता है देखने वाली बात होगी। प्रशासनिक अमले की क्या कुछ इस आरोपों के बाद प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? जी प्रशासन अमला अगर बात की जाए प्रशासन की और शासन की तो वो कुछ भी करने से पहले किसी की सूचना नहीं देते, क्योंकि एसटीएफ जो है एसटीएफ सबसे बड़ी फोर्स से मानी जाती है कि एसटीएफ के माथे कैमरा जो एसटीएफ लगी हुई है इसमें कोई बोलना नहीं चाहता। जब सुबह होता है कि भाई कुछ नया खुलासा हो रहा है तब मालूम होता है कि भाई हुआ है। इसके पहले न कोई इस विषय पर इस जो उमेश हत्याकांड के मामले में को लेकर अगर कोई जानकारी साझा करने की बात करें तो कोई अधिकारी साझा नहीं करता। हो जाने के बाद सब सुबह वो प्रेस वार्ता करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, तब बताते हैं। इसी को बताया अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं आई क्या कहना है क्या करना है। बस वो जो शाइजा बेगम वो अपनी पक्ष रख रही हैं और वो माननीय योगी जी से भी गुहार लगा रही हैं, सबसे कह रही हैं कि हमारे बच्चे लापता, हमारे बच्चे मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को देखना चाहिए। वो नाबालिग थे और नाबालिग थे तो वो इतने बड़े कदम उठाए क्यों और उठाने पर उसके किसका हाथ है, इसी को यही पुलिस ढूंढने में लगी है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए राहुल। कुल मिलाकर आज सीजीएम कोर्ट में सुनवाई है, किसके पक्ष में ये फैसला कोर्ट का निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात। अतीक के नाबालिग बेटों की हिरासत का ये मामला है जिन्हें बाल गृह में रखा गया था और इसके बाद अब गुमराह करने का आरोप शाइस्ता ने लगाया है पुलिस प्रशासन पर। इसी को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई। और इसी बीच बड़ी खबर गाजियाबाद से मिल रही है। गाजियाबाद से बड़ी खबर, सपा नेता जितेंद्र यादव के यहां ईडी की टीम पहुंची है। बड़ी खबर गाजियाबाद कविनगर थाना क्षेत्र में ये ईडी की टीम पहुंची है। ईडी का शिकंजा, लालू यादव के समधी हैं जितेंद्र यादव और ईडी की टीम जितेंद्र यादव के घर पहुंची है। तो लगातार ईडी की छापेमारी, पूछताछ, इसके बाद लालू यादव के समधी बताए जा रहे हैं जितेंद्र यादव, जिनके घर ईडी का धावा। लालू की बेटी रागिनी से जितेंद्र यादव के पुत्र की शादी हुई थी। तो लालू यादव की तीनों बेटियों कि यहां ईडी की छापेमारी और पूछताछ, इसके बाद अब जितेंद्र यादव के घर में भी ईडी का धावा। तो लगातार ईडी का शिकंजा तेज होता नजर आ रहा है। तो इससे पहले भी आपको बता दें लालू यादव की तीनों बेटियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी थी। गौरतलब है कि लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी कुछ ही दिन पहले सीबीआई ने इनसे पूछताछ की थी और ईडी का शिकंजा भी तेज होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से तीनों बेटियों से पूछताछ
छापेमारी। इसके बाद जितेंद्र यादव जो कि समधी बताए जा रहे हैं लालू यादव के, तो ईडी की छापेमारी और ईडी जितेंद्र यादव से भी अब पूछताछ करेगी। तो हेमा, रागी और चंदा के घर में इससे पहले छापेमारी, जॉब के बदले जमीन स्कैम में लालू की बेटियों के घर ईडी पहुंची थी, पूछताछ की थी। और आज लालू यादव के समधी के घर बड़ी खबर गाजियाबाद से एक बार फिर लालू यादव के समधी जितेंद्र यादव के घर ईडी पहुंची है। ईडी की टीम लगातार छापेमारी करती हुई नजर आ रही है। और इससे पहले भी आपको बता दें, लालू यादव के जो बेहद करीबी जो नेता थे उन पर भी ईडी का शिकंजा तेज रहा और एक के बाद एक अब जितेंद्र यादव के घर ईडी की टीम पहुंची है। और इसी खबर पर संवाददाता जयवीर मावी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जयवीर, अब ईडी जितेंद्र यादव के घर पहुंची है। जी देखिए, आपको बता दें कि जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, उनकी चौथे नंबर की जो बेटी है वो जितेंद्र यादव के बेटे को ब्याही है। और जो रेलवे में लैंड फॉर जॉब का जो घोटाला था, यानी कि भूमि और जो नौकरी का जो रेलवे का घोटाला था, उसको लेकर ईडी की टीम अब गाजियाबाद में पहुंची है। और जो लालू यादव के समधी हैं जितेंद्र यादव, उनके घर पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा जा सकता है कि ईडी अब रेल विभाग के जो घोटाले हैं उनको लेकर सतर्क है। और जो लालू यादव के जो रिश्तेदार हैं उनके यहाँ पर छापेमारी कर रही है और लगातार जो घोटाले से संबंधित जो सबूत है उनकी जांच कर रही है। तमाम जो मामले हैं उनकी जांच कर रही है। यहाँ से जो ईडी की टीम है जितेंद्र यादव के यहाँ से जो सबूत है उन्हें इकट्ठा करने की बात करी। हालांकि अभी तक जो आधिकारिक पुष्टि है, जो आधिकारिक बयान है, वो किसी भी अधिकारी के नहीं आए हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार ईडी की जो टीम है वो बात करें तो दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, तमाम जगह पर जो लालू यादव के जो रिश्तेदार हैं उन रिश्तेदारों के यहाँ पर भी छापेमारी करने के लिए पहुंची है। आज की बात करें तो लगभग 26 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जो लालू यादव के करीबियों और लालू यादव के जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके ठिकाने हैं। तो कहीं ना कहीं 26 ठिकानों पर एक साथ ईडी ने अपनी जो छापेमारी है वो शुरू की है। तो गाजियाबाद का जो कविनगर थाना क्षेत्र है वहां पर जो लालू यादव के समधी है जितेंद्र यादव रहते हैं और वहां पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। और बाहर से किसी भी व्यक्ति को अब अंदर आने की अनुमति नहीं है और ना ही कोई अंदर से अब जो बाहर आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ईडी की जो कार्रवाई है वो चल रही है। अब देखना होगा कि ईडी की कार्रवाई के बाद बिल्कुल अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ईडी लगातार जो करीबी रहे लालू यादव के जो नेता हैं उनके साथ भी पूछताछ, छापेमारी और साथ ही जो बेटियां हैं तीनों उनसे भी पूछताछ बराबर ईडी कर रही है। साथ ही अब समधी जो हैं लालू यादव के जितेंद्र यादव के घर पहुंची है। तो क्या कोई आशंका नजर आ रही है ईडी को? लगता है कि कुछ उनके हाथ लग पाएगा? देखिए, जिस तरह से जो लगातार एक साथ 26 जगह पर जो छापेमारी की कार्रवाई ईडी ने की है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि लालू यादव के रिश्तेदार हैं और करीबी रिश्तेदार हैं, तो कहीं ना कहीं संबंधी होने के नाते कहीं ना कहीं जो ईडी है उसको कहीं आशंका है या कोई जो कागजों की बात करें तो ऐसे सबूत ईडी के पास जरूर रहे होंगे जो ईडी गाजियाबाद तक पहुंची है। और जो तमाम ऐसे रिश्तेदार हैं, तमाम ऐसे संबंधी हैं, उन सभी जगह पर अब ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। तो कहीं ना कहीं ईडी को कई पुख्ता जानकारी होगी जिसके बाद ईडी यहाँ पर कार्रवाई के लिए पहुंची है। क्योंकि जिस तरह विपक्ष की बात करें, लालू यादव की बात करें या फिर अखिलेश यादव की बात करें, तो कहीं ना विपक्ष और पक्ष की बात करें तो सरकार पर भी उंगली उठ सकती है। अगर ऐसे में जितेंद्र यादव के यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट्स जो कागजात नहीं मिलते तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखना होगा कि तमाम कागजों को लेकर, तमाम जानकारी को लेकर अब ईडी अपना क्या पक्ष रखेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और जिस तरह से लगातार जो ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, तो कहीं ना कहीं अब ईडी की जो कार्रवाई है वो समाप्त होने के बाद भी
इन सब चीजों के बारे में कोई जानकारी मिल पाएगी। बिल्कुल जयवीर, देखा जाए एक के बाद एक लगातार पूछताछ, और क्या अभी ईडी के हाथ कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग लग पाया है? क्योंकि अगर देखा जाए लालू यादव के कुनबे से हर कोई वाकिफ है, किस तरीके का दागी है, जो दागी चेहरे लालू यादव के कुनबे में नजर आए, उसको लेकर कई सारी सुर्खियां भी निकलकर सामने आई। अब ईडी का शिकंजा तेज होता नजर आ रहा है। क्या और भी ऐसे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जहां पर ईडी की छापेमारी हो सकती है? देखिए, अगर आधिकारिक तौर पर बात करें तो जो ईडी की जो छापेमारी की कार्रवाई होती है काफी गुप्त तरीके से होती है, और जो हालांकि कहीं ना कहीं जिस तरह जो लालू यादव के नजदीकी हैं, जो रिश्तेदार हैं, अब उन पर गाज गिर सकती है, उनके यहाँ भी ईडी पहुंच सकती है किसी भी समय पर। और क्योंकि जिस तरह जो पुख्ता सबूत, पुख्ता कागजों की हम बात करें तो कहीं ना कहीं ईडी अब पूरी तरह से जो लालू यादव और उनके रिश्तेदार हैं उन पर निशाना लगा सकती है और उन पर कार्रवाई हो सकती है, उनके हाथ छापेमारी की कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अब जब तक ईडी को कुछ नहीं मिलता है या ईडी के अधिकारियों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान ना आ जाए, तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। क्योंकि जब तक ईडी के जो अधिकारी हैं वो अपनी जो जांच के बाद जो अपना बयान रखेंगे या जो वो कहेंगे कि किस तरह की जांच में उन्हें क्या मिला है, उससे पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। और कहीं ना कहीं अब ईडी जिस तरह से लगातार ईडी पर चाहे बात करें तो ईडी ने जो छापेमारी की है, तो कहीं ना कहीं संभावना है कि ईडी को कोई पुख्ता ऐसे जानकारी अवश्य होगी कि जिसके आधार पर यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। बिल्कुल, देखा जाए ईडी जिस तरीके से कड़ाई से पूछताछ कर रही है जयवीर, तो इसमें जिस तरीके से तल्खी देखने को मिली लालू यादव की बेटियों की, जो एक उनका निकलकर सामने आया, विरोध निकलकर सामने आया, और पापा के पक्ष में जिस तरीके से वो बोलती नजर आई, तो इससे जाहिर भी होता नजर आ रहा है कुछ और ऐसे नाम अगर अंदर खाने से कोई जानकारी मिल पा रही हो जिस पर ईडी का अब नेक्स्ट स्टेप हो कि अब वहां पर छापेमारी होगी, पूछताछ होगी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस समय 26 जो ठिकाने हैं, जो 26 ऐसे कोई रिश्तेदार हैं या फिर जो उनके करीबी हैं, सभी जगह एक साथ छापेमारी की जा रही है। तो अब क्योंकि 26 जगह पर एक साथ छापेमारी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उस जो 26 जो जगह है वहां पर कहीं ना कहीं वो सभी लालू के करीबी हैं और रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तो क्योंकि गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में तो लालू यादव के समधी हैं जितेंद्र यादव, उनकी चौथे नंबर की बेटी यहाँ पर जो जितेंद्र यादव के पुत्र हैं रागनी, उनकी बहू है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो जितने भी रिश्तेदार हैं तो उन सभी रिश्तेदारों के यहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई हो सकती है। और उसके अलावा भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो ईडी की जो कार्रवाई होगी उसके बारे में जो अभी जो सूचनाएं हैं वो लीक नहीं हुई है कि कहाँ पर क्या कार्रवाई होगी, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अभी तक तो यही जानकारी है कि अभी गाजियाबाद में के अलावा 26 जगह पर ऐसी कार्रवाई चल रही है। अब आने वाला समय ही बता पाएगा कि जो अन्य रिश्तेदार हैं या जो करीबी हैं, मित्र हैं, उनके खिलाफ, उनके किसके खिलाफ ईडी जांच में पहुंचेगी, कब पहुंचेगी, ये अभी कहना मुश्किल है। शुक्रिया जयवीर इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो ईडी की पूछताछ लगातार जिस तरीके से जारी है, उनकी बेटियों के बाद अब जितेंद्र यादव के घर ईडी की टीम पहुंची है, और अब क्या कुछ ईडी के हाथ लगता है, ये जब सार्वजनिक होगा इसके बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी। बढ़ते आगे, उन्नाव से बड़ी खबर आपको बता दें, किसान की गोली मारकर हत्या की गई है। रात में खेत की रखवाली कर रहा था ये किसान, और इसी बीच इसकी निर्मम हत्या कर दी गई। पत्नी के साथ खेत की रखवाली करने के लिए गया हुआ था। करीब 12 बजे रात को इसकी हत्या की गई। 2 दिन पहले गांव में गोलीकांड हुआ था। बड़ी खबर, पुलिस का आरोप है कि समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। गोलीकांड का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। हत्या मामले को गोलीकांड से भी जोड़कर देखा जा रहा है। परिजनों के विरोध के चलते पुलिस कई घंटे बाद शव को कब्जे में ले पाई। एएसपी, सीओ बिहार थाना पुलिस के साथ उच्चाधिकारी भी इस घटना स्थल पर पहुंचे। बिहार थाना क्षेत्र के लोनियन खेड़ा गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर खेत की रखवाली कर रहे किसान की निर्मम हत्या कर दी गई। और इस पूरे घटनाक्रम को गोलीकांड से जोड़कर देखा जा रहा है। परिजनों का ऐसा आरोप भी है और पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया गया है। थाना बिहार के ग्राम लोनियन खेड़ा में कल रात 9:10 की रात को एक व्यक्ति राजाराम जो अपने खेत की रखवाली में अपने सो रहे थे,
उनकी कुछ लोगों द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई है। इस मामले में मुकदमा 302 की धारा में पंजीकृत कर लिया गया है। जो इसमें 4 लोग नामजद कराए गए हैं, उनकी धरपकड़ के लिए हम लोगों ने 4 टीमें बनाई हैं और जल्दी ही हम उसको पकड़ करके और जो भी कानूनी सजा कठोर से कठोर हो सकती है वो दिलाएंगे। थाना बिहार के ग्राम रोनिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अरुण अवस्थी संवाददाता जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अरुण, देखा जाए तो इस हत्याकांड को गोलीकांड से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस की क्या कुछ कार्यशैली नजर आ रही है? बिल्कुल, होली वाले दिन अगर इस पूरे घटनाक्रम पर बात करें तो होली वाले दिन गांव के अंदर एक दबंग युवक हवा में तमंचा लहरा रहा था और इसका वीडियो इस मृतक ने बना लिया था। हालांकि उस दिन भी घटना जो हुई थी उसमें एक को गोली लगी थी और उसकी एफआईआर इन आरोपियों पर पहले से ही दर्ज है। लेकिन अगर पुलिस इन आरोपियों पर समय रहते कार्रवाई कर लेती तो जो आरोप है परिजनों का कि कल जो हत्याकांड हुआ है, देर रात जो हत्याकांड हुआ जिसमें किसान को गोली मार के हत्या कर दी जाती है, यह किसान बताया जाता है कि ये किसान उस दिन वीडियो बना रहा था और वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद उन आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हुई वीडियो देखने के बाद में। और इसी को लेकर के वो जो आरोपी हैं वो इनसे नाराज चल रहे थे और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर दुश्मनी भी मान रहे थे, ऐसा परिजनों का कहना है। और इसी को लेकर के बीती देर रात घात लगा करके ये चारों आरोपी उसके खेत तक पहुंचते हैं जहां उसकी पत्नी देखकर छुप जाती है और उसकी आंखों के सामने ही आरोप भी लगा रहे हैं कि जाहिर सी बात है इन दबंगों ने ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, हत्या की गई है। तो अब पुलिस का क्या कुछ रवैया नजर आ रहा है? इस मामले को कितना गंभीरता से लिया जा रहा है? पुलिस ने तो गंभीरता से अगर पहले ही ले लिया होता तो इस घटना में चारों आरोपी पुरानी घटना में जेल में होते। अगर उसी समय पुलिस कार्रवाई कर देती तो आज ये बड़ी घटना रुक सकती थी। हालांकि अगर बात करें तो यही सारी मुद्दों को लेकर के जो परिजन नाराज थे, उन्होंने करीब 10 घंटे तक शव को नहीं उठने दिया और शव से पुलिस काफी दूर रही। उनका आरोप था कि पुलिस की लापरवाही और पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए या फिर उन लोगों को पहले गिरफ्तार करना चाहिए जिन्होंने इस घटना को कारित किया, उसके बाद शव उठने देंगे। हालांकि परिजनों को मनाने का प्रयास पुलिस द्वारा किया गया और बाद में परिजन मान भी गया और शव को उठने दिया। इस घटनाक्रम में सबसे ज्यादा नाराजगी परिजनों की पुलिस पर है और पूरे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस पूरे घटना को पुलिस की लापरवाही से देखा जा रहा है। बिल्कुल, एक प्रशासनिक ढीला ढवाली या हीला हवाली कहा जाए जिस तरीके से इसमें कोताही बरती गई है और यही वजह है कि एक किसान की देर रात इन दबंगों ने, इन अपराधियों ने हत्या कर दी। इस मामले में अभी भी जो पुलिस प्रशासन है उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कोताही बरती गई है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। खबरों का रुख करें उससे पहले रुख कर लेते हैं यूपी कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। करते हुए ई-पॉस मशीनें लगाने का उपक्रम चला था, बहुत ही सक्सेस हुआ, लेकिन उसको और अत्याधुनिक करते हुए आज ये निर्णय लिया गया है कि उसमें अब जो क्रेता राशन कार्ड धारक होगा उसको रिसिप्ट भी मिलेगी, उसके मोबाइल पे SMS भी पहुंचेगा। डोर स्टेप डिलीवरी का तो ऑलरेडी लागू था ही, लेकिन अब कई अन्य सुविधाएं उसको पारदर्शी बनाने के लिए उसको रिसिप्ट मिलेगी, SMS से उसके मैसेज पहुंचेगा। इसके लिए अलग से नया सिस्टम इंटीग्रेटेड संस्थाओं के चयन का निर्णय लिया गया है। जो नया जो हम लोगों का सिस्टम एडॉप्ट करेंगे उसकी नई नोडल एजेंसी तय करने का निर्णय लिया गया ताकि हमारे किसी भी गरीब व्यक्ति को राशन की उपलब्धता में पारदर्शिता से पहुंचाने में कोई असुविधा न हो, बेईमानी न हो, उसके साथ छल कपट न हो, पूरी मात्रा में पूरे वजन के साथ उस पर राशन उसको उपलब्ध हो सके। ये इसलिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने आज इसलिए निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में चयन के लिए निर्णय लिया गया है, चयन करने का निर्णय लिया गया है। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को आज स्वीकृति दी है। इससे निश्चित रूप से खेल कूद को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। हम गांव स्तर तक ओपन जिम से लेकर के तमाम तरीके के खेल विकास अधिकारी का भी गठन करेंगे, ट्रेनिंग सेंटर भी बनाएंगे, निजी एकेडमियों को भी उसमें जोड़ेंगे। हम तमाम कॉलेजेस को भी
उसमें जोड़ने का काम करेंगे। CSR का पैसा या अन्य संस्थाएं जो उसमें इन्वॉल्व होना चाहेंगी उनको भी जोड़ने का काम करेंगे। और व्यापक रूप से नई खेल नीति 2023 बनी है, विभिन्न स्टेट में जहां लागू थी खेल नीति, उन सबका अध्ययन कराने के बाद उन सबके जो अच्छी अच्छी चीजें थी सबको समाहित करते हुए नई उत्तर प्रदेश की खेल नीति 2023 माननीय मंत्री परिषद ने स्वीकृत करने का काम किया। इसी प्रकार से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 इसका भी आयोजन उत्तर प्रदेश में कराने का निर्णय लिया गया और ये विभिन्न कमेटियां इसके लिए गठित जो हैं पूर्व से उनको एक्टिवेट करने का निर्णय लिया गया। अयोध्या में ही पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर स्थित कुंडों और जायस में स्थित अमेठी जनपद के जायस में बाबा गोरखनाथ की तपोस्थली के पर्यटन विकास, इनकी परियोजनाओं में जो काम चल रहा था उसमें कुछ काम ऐसे थे जो PWD के द्वारा जिनके रेट्स निर्धारित नहीं थे, उच्च विशिष्टतियों के कार्य थे। जिस तरीके से अलग अलग बता दें आपको, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में सुग्रीव का किला, असरकी भवन, देवकली छोटी, नागेश्वर धाम मंदिर, स्वयंवेश्वर नाथ मंदिर, दंत धवन कुंड, मुंडा शिवालय, प्रहलाद कुंड, जानकी महल, मौनी बाबा आश्रम, कौशल्या घाट, विद्या देवी कुंड, सीता कुंड, दशरथ कुंड, ऐसे तमाम अन्य स्थलों को जोड़ते हुए जो अलग अलग भवन हैं, इनमें फ्लोरिंग का काम, टॉयलेट्स, विश्राम घाट, चार दीवारी, गेट, साइनेज, स्तंभ, हॉर्टिकल्चर, विद्युतीकरण आज अन्य विशिष्ट प्रकार के कार्य हैं, इनको करने का जो जिसके रेट PWD से निर्धारित नहीं थे उनके लिए मंत्रिमंडल ने स्वीकृत देने का काम किया गया। भारत सरकार की एक योजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM यह योजना है, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर अस्पताल में जाएगा तो उसका डाटा फीड हो जाएगा, किसी भी डॉक्टर किसी सरकारी अस्पताल में जाएगा तो वो डाटा उसका खोला जाएगा, तो उसको क्या बीमारियां थी, क्या क्या उसको रही हैं और क्या क्या उसका पिछला पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी बीमारियों के स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारियां एक क्लिक पे आने का काम हो सकेगा। और ये सुविधाएं भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश ने अडॉप्ट की है ताकि एक एक मरीज का आयुष्मान कार्ड धारक का डाटा सेव रहेगा, उसको कहीं भी बार बार टेस्टिंग की या पिछला जो बैक हिस्ट्री उसकी रही है उसको ट्रैक करके आसानी से अगले उसके उपचार की व्यवस्थाएं आसानी से की जा सकेंगी। ये आज इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को उत्तर प्रदेश राज्य ने एडॉप्ट करने का निर्णय लिया है मंत्रिपरिषद ने। हम खेल के लिए ग्रामीण स्टेडियम, ओपन जिम, इनका निर्माण, इनका संचालन प्रबंधन और अनुरक्षण के लिए भी आज एक नीति निर्धारित करने का निर्णय लिए हैं। इस पर एक नीति बनाई जाएगी ताकि एक एक गांव तक, एक एक गांव सभा से लेकर ब्लॉक तक, तहसील तक और जिले तक बेहतरीन विद्यार्थियों को, बच्चों को, नई जनरेशन को खेल कूद में बेहतरीन करने का मौका दें, उनको आगे लाने का लिए नई नई सुविधाएं दें। वह सारी सुविधाएं गांव स्तर तक पहुंचे ताकि होनहार बच्चे और खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से निकल करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभा करके प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। आज पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में जो नीति है कि 15 साल से ज्यादा पुराने जो वाहन हैं उनको समाप्त करने का था, प्रदूषण समाप्त हो, हमारी तमाम जो एक्सीडेंट की रेट कम हो, तमाम जो असुविधाएं होती है वो कम हो,
धुआं मुक्त वातावरण भी बने, इसके लिए हम लोगों ने ये किया है। क्योंकि भारत सरकार की मंशा थी और प्रदेश सरकार को भारत सरकार ने इसके लिए 300 करोड़ का बजट भी दिया है कि 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन को रोड से हटाने का काम हो सके। इसके लिए हम लोगों ने आज निर्णय लिया है कि ऐसे वाहनों को जिनकी आय 15 से 20 साल की 15 साल से ज्यादा 20 साल तक है, उनको 50% की छूट देते हुए जो भी उन पर टैक्सेशन रेट बाकी है या पेनल्टी बाकी है तो 50% रिबेट देते हुए उनको स्क्रैपिंग करने के लिए प्रोत्साहन देने का काम करेंगे। और 20 साल से ऊपर के जो रजिस्टर्ड वाहन हैं उनको 75% तक का रिबेट देते हुए उनको स्क्रैपिंग करने में हम लोग एक मुश्त योजना के अंतर्गत उनको स्क्रैप करके समाप्त करने का प्रयास करेंगे। दोनों सरकारी भी, प्राइवेट भी, कॉमर्शियल भी और सरकारी भी, तीनों प्रयास होगा कि लगभग 5000 जो सरकारी वाहन है वो भी इसी श्रेणी में हम लोग उनको रोड से हटाने का काम कर सके, जिसमें रोडवेज भी शामिल है और सरकारी वाहन भी इसी में शामिल है। ये कुछ प्रस्ताव थे, कुल मिला के 22 प्रस्ताव आज की कैबिनेट में आए थे, जिनमें से एक को छोड़ के बाकी सब पारित हुए हैं। और आज ये भी निर्णय लिया गया है कि चूंकि सदन विधानसभा भी और विधान परिषद भी दोनों का सत्रावसान करने का भी निर्णय आज की मंत्रिपरिषद में लिया गया है। एक मिनट मेरा सुन ले, एक निवेदन सुन ले। माननीय मंत्री को भी कुछ बिंदुओं पे सुन लीजिएगा, फिर हम लोग चर्चा कर लेंगे। आप सबको हमारी ओर से भी होली की बहुत बहुत शुभकामना। एक और प्रस्ताव जो माननीय मंत्री जी ने बताया, उसी कड़ी में औद्योगिक इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाने का प्रस्ताव आज माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। आप सबको ज्ञात है कि हमारे प्रदेश में मीडियम, स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जगह की बहुत अब डिमांड बढ़ने लगी है। जैसे जैसे खास करके जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई और ऐसे भी जगह जमीन की उपलब्धता कम होती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। उसके मद्देनजर मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि राज्य में कई जगह ऐसी कताई मिलें थी जो टेक्सटाइल्स मिल्स कहीं कही जाती थी, कहीं स्पिनिंग मिल कही जाती थी। हमारे मऊ जिले में भी उस प्रकार की एक मिल थी जिसका भी आज के प्रस्ताव में समावेश हुआ है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं अपने पूरे मऊ जिले की ओर से। उसमें अब निर्णय ये हुआ है कि विशेष रूप से आज के प्रस्ताव में बाराबंकी, रायबरेली और मऊनाथभंजन जो मऊ है, वहाँ निष्प्रयोज्य जमीनें पड़ी हुई थी। जैसे बाराबंकी में लगभग 70 एकड़, रायबरेली में लगभग 59 एकड़ और मऊनाथभंजन में 84 एकड़ से ऊपर। ये निष्प्रयोज्य जमीनें बहुत कई दशकों से पड़ी हुई थी, मिलें बंद हो गई थी। उनकी जमीनों को उपयोग करके औद्योगिक उपयोग में लेने का आज माननीय मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है। ये जमीनें उपयोग में लेने के पहले कुछ कार्य ये भी करने होंगे कि इनकी कुछ देनदारियां थी इन मिलों की, उन देनदारियों को कुल 351.63 करोड़ की देनदारियां थी, जिसमें 329 3.5 यूं मान लीजिए 0.49 है तो 329 करोड़ की जो देनदारी थी वो अपने राज्य सरकार की थी, शासकीय देनदारी थी, जिसे राज्य सरकार ने माफ करने का मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है। और साथ ही 22 करोड़ 14 लाख की देनदारी थी जो सरकार को देना होगा, जो हम माफ करने की स्थिति में नहीं होते हैं तो देना पड़ता है, तो वो देनदारी भी सरकार उसको चुकता करेगी। इस प्रकार से ये तीनों जो जमीनों के प्लाट है बाराबंकी, रायबरेली और मऊ में देनदारियों से मुक्त कराते हुए ये इंडस्ट्रियल उपयोग में लेने का माननीय मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है, जिसमें मऊ और रायबरेली की जमीन पर इंडस्ट्रियल छोटे MSME का पार्क स्थापित किया जाएगा
और जिसको हमारे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन है वो इसको डेवलप करेंगे। और जो बाराबंकी की जो जमीन है उस पर IT और ITES पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार इन तीनों प्लाटों पे आने वाले दिनों में MSME पार्क। यूपी कैबिनेट की बैठक में जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन योजनाओं का जिक्र और साथ ही देखा जाए तो जो खेल नीति है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, साथ ही नई टेक्नोलॉजी की ओर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि जो राशन कार्ड धारक हैं उनको बेहतर तरीके से उन सुविधाओं का लाभ मिल सके। और भी कई ऐसे प्रस्ताव इस कैबिनेट की बैठक में पारित किए गए जिनका जिक्र करते हुए नजर आए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं